तो आई टोल्ड यू कि ऐसे किसी भी कैलकुलेशंस का वो ऐसे दो डिजिट्स जिसमें हम सर्टेन हो नंबर्स के अबाउट, और दूसरा वो भी ऐसा डिजिट जो अनसर्टेन हो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट इज बेसिकली कॉल्ड अ सिग्निफिकेंट फिगर। और सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करने के कुछ रूल्स थे दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ करना। तो रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, रूल्स फॉर, रूल्स किसका, राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ करने का रूल्स, अब पहले तो ये समझो कि व्हाट इज मेंट बाय राउंडिंग ऑफ। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बस सिर्फ समझो राउंड ऑफ करने का बेसिक मतलब क्या होता है। देखिए सर, फॉर एग्जांपल अगर कई सारी वैल्यूज हैं, जो अगर वो वैल्यूज देखें आप तो वो वैल्यूज रिकरिंग होती हैं, मतलब वो चलती ही रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 22 डिवाइडेड बाई 7, अगर मैं आपसे ये कहता हूं तो दिस इज इक्वल टू 3.1428571, इस तरह से ये नंबर कंटिन्यू रहेगा। तो अब हर बार मैं 22/7 की वैल्यू इतनी लंबी चौड़ी लिखूं तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, अप टू सम डेसिमल हम इन वैल्यूज को लिखते हैं। दीज वैल्यूज आर रिटन अप टू सम डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स कहने का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद हम सारी डिजिट नहीं लेते। हम क्या करते हैं, आंसर को हम कहीं पर अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स तक लिखते हैं, कहीं पर 1 डेसिमल पॉइंट तक लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ठीक है, वो कैसे नीड आती है वो मैं अभी समझाऊंगा। बट हमारा जो हर वैल्यू है जिसमें डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर्स आ रहे हो या बहुत सारी डिजिट्स आ रही हो, तो हम हमेशा बहुत सारी डिजिट लिखेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी गंदी सी हो जाया करेगी। ठीक है, एक तो लिखना ही बहुत मुश्किल सा काम होगा हर बार। तो इसलिए हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, विद जस्ट राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि ड्रॉपिंग आउट सम डेसिमल डिजिट्स, ठीक है, आफ्टर अ पर्टिकुलर डेसिमल नंबर्स। मतलब आप क्या करते हैं, कुछ डिजिट्स को ड्रॉप करते हैं by keeping some result up to some decimal number, rest of the digits is dropped। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम राउंड ऑफ करना कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि राउंड ऑफ करने का मतलब यह है कि अप टू सर्टेन डिजिट हम अपना आंसर रखेंगे और बाकी जो डिजिट्स है उसको हम ड्रॉप कर देंगे, तो दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज राउंड ऑफ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं अपना आंसर आफ्टर द डेसिमल आई वांट टू कीप द आंसर अप टू 2 डिजिट्स, 2 डेसिमल पॉइंट्स, तो ये जो बाकी जितने भी डिजिट्स हैं इन सबको हम ड्रॉप करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है बाय विच वी कैन ड्रॉप दिस, दैट वुड बी कॉल्ड एज राउंड ऑफ। अगर हमें सिर्फ इसको 1 डिजिट तक ही आंसर रखना है आफ्टर डेसिमल, और याद रखिए जब भी हम ड्रॉप करते हैं तो आफ्टर डेसिमल, राइट। तो आफ्टर डेसिमल अगर हमें आई वांट टू कीप द आंसर अप टू 1 डेसिमल डिजिट, तो उस केस में बाकी रेस्ट ऑफ द डिजिट्स विल बी ड्रॉप। तो ये ड्रॉप करने का जो तरीका है दैट इज कॉल्ड एज राउंड ऑफ। उसी को हम राउंडिंग ऑफ कहते हैं, राउंड ऑफ करना कहते हैं। तो इसके कुछ रूल्स है, ऐसे ही नहीं कि हम कुछ भी कर देंगे। इसके कुछ रूल्स हैं, तो लेट अस टॉक अबाउट सच रूल्स। ठीक है, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। सबसे पहला रूल ये कहता है कि अगर द डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड इफ इट इज लेस देन 5, जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हैं, इफ दैट डिजिट इज लेस देन 5, तो उस डिजिट का जो प्रीवियस डिजिट है दैट विल बी लेफ्ट अनचेंज्ड। मैं फिर से बोल रहा हूं कि द डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। अगर कोई डिजिट आपको ड्रॉप करना है और वो डिजिट 5 से छोटा है, तो उसका जो प्रीवियस डिजिट है दैट विल बी लेफ्ट अनचेंज्ड। ठीक है, इट्स प्रीसीडिंग डिजिट विल बी लेफ्ट अनचेंज्ड। क्या मतलब सर, जैसे मान लो मैंने लिखा 3.5624, और मुझसे बोला गया है कि आई वांट टू कीप दिस नंबर अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक मुझे आंसर रखना है। तो आप किसको ड्रॉप करेंगे, 2 और 4 को? सर हाँ ना बोलना पड़ेगा। कौस्तुभ, किसको ड्रॉप करेंगे आप? अगर आपको डेसिमल के बाद आपको आंसर अप टू 2 डिजिट्स रखना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट के बाद, डेसिमल के 2 डिजिट के बाद जो भी डिजिट है उसको ड्रॉप करेंगे या नहीं? कौस्तुभ, नो रिस्पॉन्स व्हाटसोएवर फ्रॉम कौस्तुभ। देवांश, मेरी आवाज बंद है क्या? मैं चल तो रही है। Yeah. आशीष जोशी मुझे आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग शांत हैं।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक नंबर मैंने लिखा 3.5624 और मैंने आपसे बोला कि आई वांट टू कीप दिस नंबर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस कहने का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद मुझे सिर्फ 2 डिजिट तक ही आंसर रखना है, उसके बाद जो भी डिजिट्स है उसको हम ड्रॉप करेंगे। तो 5 6 के बाद दो क्या डिजिट लिखा हुआ है? व्हाट इज द डिजिट 2 4 आफ्टर 5 6? सर 2 2 4। 4 ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली अगर 2 4 है 2 4 अगर उसके बाद के डिजिट्स है तो आपको क्या करना है? 2 4 को ड्रॉप करना है। अब 2 4 को ड्रॉप करने का मतलब क्या है, समझे इस बात को कि अगर मैं 2 को ड्रॉप कर दूंगा ना तो ये 4 ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। बात समझो, जैसे ये ऐसा समझो, ये एक चेन है, ऐसे कंटिन्यूएशन है, ये चेन है और मैं ये दो के बाद बाकी नहीं चाहता, तो ये दो के बाद बाकी नहीं चाहता, तो यहां से आप इस पॉइंट को काट दो। इस पॉइंट को काटोगे तो बाकी 3 खुद ब खुद ही कट जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली द डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड वो कौन सा होगा यहाँ पर? 2, क्योंकि 2 के बाद कितने भी डिजिट्स लगे हों, इफ यू हैव ड्रॉप्ड 2 तो बाकी सारे उसके ट्रेलिंग डिजिट विल बी ड्रॉप्ड ऑटोमेटिकली। मतलब 2 के बाद वाले जितने भी डिजिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगे इफ यू ड्रॉप 2। तो आप देखो, द डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड इज 2 एंड 2 इज लेस देन 5। मतलब जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से छोटा है। तो अगर द डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड इफ इट इज लेस देन 5, तो उससे पहले जो डिजिट है ना, उससे पहले वाली डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट, तो 2 से जस्ट पहले वाली डिजिट कौन है? 6 है। तो 6 विल बी लेफ्ट अनचेंज्ड, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब राउंड ऑफ करके आप क्या लिखेंगे? 3.56। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी यस और नो। यस सर। यस सर। यस सर। कुछ भी नंबर ले लीजिए आप, 12.243। I have to drop this 3, या मान लो I have to drop, I have to keep the answer up to 1 decimal place। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि 1 डेसिमल प्लेस तक ही मुझे डिजिट चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस। तो अगर मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए तो मुझे इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। इसको ड्रॉप करने का मतलब है कि आई हैव टू ड्रॉप दिस 4। तो अगर आपको 4 को ड्रॉप करना है, इसका मतलब है कि आप 4 से जस्ट पहले वाली डिजिट को देखिए। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि 4 विच इज बीइंग ड्रॉप्ड दैट इज लेस देन 5। तो 4 जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं वो लेस देन 5 है। तो अगर वो लेस देन 5 है तो उससे पहले वाले को अनचेंज्ड रहने देंगे, तो 12.2। देखो 4 के बाद यस वाला सर। नंबर 4 के बाद वाला नंबर 5 से बड़ा हो सकता था। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बच्चे के मन में ऐसा आ सकता है कि 12.246 हो सकता है और यहाँ पर हमें 4 को ड्रॉप करना है। तो 4 के बाद नंबर 6 से 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं उस डिजिट को सिर्फ देखना है कि आइदर इट इज ग्रेटर देन 5 और नॉट। अब अगर द डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड इफ इट विल बी ग्रेटर देन 5, तो फिर उसकी प्रीसीडिंग डिजिट को हम इंक्रीज कर देंगे बाई 1। पता नहीं सर क्या बोले। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सर 10.456 मान लीजिए, ठीक है कौस्तुभ। अगर मान लीजिए कि मुझे 6 को ड्रॉप करना है तो द डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड इज 6। तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका प्रीसीडिंग डिजिट जो है 5 उसको हम क्या करेंगे? तो 10.46 कर लेंगे। मतलब रूल ये हुआ कि अगर द डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड इफ इट इज ग्रेटर देन 5, तो उसका प्रीसीडिंग डिजिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। और अगर डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट को हम एज इट इज छोड़ देंगे, इट विल रिमेन एज इट इज। तो मैं लिख देता हूँ रूल, 1 बाय 1 आप लोग भी रूल लिख लें। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड digit to be dropped is less than 5, then its preceding digit is left unchanged। तो उससे पहले वाले डिजिट को आप अनचेंज्ड छोड़ देंगे, उसको आप चेंज नहीं करेंगे, इट विल बी लेफ्ट अनचेंज्ड। दूसरा पॉइंट, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is greater than 5, then its preceding digit
is increased by 1। ठीक है, मतलब जो भी प्रीसीडिंग डिजिट है उसको उसमें 1 और ऐड कर दो। अगर प्रीसीडिंग डिजिट 4 है तो 1 ऐड करके 5 कर दो, 3 है तो 4 कर दो, ये कर दो। हो गया? ये दो Yes, केस sir. क्लियर है? Yes. नंबर थर्ड, अब देखो ये तो हो गया कि सर अगर डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज आइदर ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5, देन इन दैट केस दिस इज द सिचुएशन कि आप या तो प्रीसीडिंग डिजिट को यू विल इंक्रीज बाय 1 और यू विल लीव इट एज इट इज। But sir, the number which is to be dropped, if it is exactly 5, if the digit to be dropped is 5, if the digit to be dropped is exactly 5, then its preceding digit is left unchanged if it is even। मतलब क्या सर, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा 11.45 और मुझे यहाँ पर 5 को ड्रॉप करना है, तो द नंबर विच इज टू बी ड्रॉप्ड इज एग्जैक्टली 5। तो उससे जस्ट पहले वाला नंबर देखिए वो कैसा है, तो दैट इज इवन। तो अगर ये इवन है तो इसको हम सिंपली लिख देंगे राउंड ऑफ करके 11.4। ठीक है? Yes, sir. Yes, द sir. लास्ट, ओके, द नेक्स्ट रूल। आपको नेक्स्ट रूल समझ आ ही गया होगा कि अगर आपको नंबर विच इज टू बी ड्रॉप्ड इज एग्जैक्टली 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। तो दैट इज द नेक्स्ट रूल। तो मतलब लास्ट रूल ये है कि सर इफ digit to be dropped is 5, then its preceding digit is increased by 1 if it is odd। अगर odd है तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए, मतलब it is increased by 1। अगर वो even है तो it will be left unchanged। हो गया? सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी से खटखट से सॉल्व करिए। राउंड ऑफ करना है आपको। राउंड ऑफ द फॉलोइंग जो टर्म्स है उसको आपको राउंड ऑफ करना है। कितने डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है? आई विल मेंशन दैट 18.35। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट, अप टू 3 डिजिट्स। दूसरा 143.45 अप टू 4 डिजिट। तीसरा आपको राउंड ऑफ करना है 248,337, इसको आपको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डिजिट्स। चौथा 321.135, you have to round it off up to 5 digits। पांचवा, fifth one, 101.55 into 10 to the power 6, round it off up to 4 digits। तो ये 4 5 आपके पास हैं and you have to round it off। Hurry up, everyone will send me the answer। Yes, first one is correct।
चलो सबने आंसर फाइंड कर लिया होगा, सबने कर लिया। कैन आई राइट द आंसर्स? ठीक है, 18.35 अप टू 3 डिजिट्स, इसका मतलब 18.3 यहां तक रखना है, 5 को ड्रॉप करना है। तो हियर द नंबर व्हिच इज टू बी ड्रॉप्ड इज एग्जैक्टली 5। तो 5 का जो प्रीसीडिंग नंबर है दैट इज 3 व्हिच इज ऑड। तो ऑड होगा तो उसको हम 1 इंक्रीज कर देंगे उसमें, तो 3 प्लस 1 विल बिकम 4। सेकंड वन 143.45, मतलब हमारा जो आंसर होना चाहिए वो यहाँ तक होना चाहिए। मतलब हियर आल्सो द नंबर व्हिच इज टू बी ड्रॉप्ड इज एग्जैक्टली 5। तो उसके पहले वाला नंबर इज इवन, तो उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, इट विल बी लेफ्ट अनचेंज्ड। तो दिस विल बी रिटन एज इक्वल टू 1.4143.4। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज, इसको 3 डिजिट्स तक रखना है, मतलब यहाँ तक रखना है। तो नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज 3। तो 3 को अगर हम ड्रॉप करेंगे तो 3 इज लेस देन 5, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दिस नाउ। तो 248 वुड बी द आंसर। The next one is 5 digits तक रखना है, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो 3 2 5। The number which is to be dropped is exactly 5, तो ये हो जाएगा 321.1। और ये 3 बचेगा, 5 के जस्ट पहले 3 या 3 is odd, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, लास्ट वन इज 101.55 into 10 to the power 6, 4 डिजिट्स तक। मतलब यहाँ पर जो नंबर which is to be dropped is exactly 5। तो इसके पहले वाला इज जस्ट एन ऑड नंबर, तो ये कितना हो जाएगा 101.6। ये आ रहा है सर हमारा। ठीक है, दिस व्हाट यू विल गेट आफ्टर द राउंडिंग ऑफ। आई होप सबका ये आ गया है। लेट्स मूव। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद फिर विल स्टार्ट एरर्स, विल स्टार्ट डिस्कसिंग एरर्स। अब देखो एक छोटा सा रूल है विच यू हैव टू रिमेंबर, और ये रूल आपको याद रखना है नॉट ओनली इन फिजिक्स बट द सेम रूल यू हैव टू रिमेंबर फॉर द केमिस्ट्री ऑल्सो। ये एक्चुअली में कैलकुलेशंस में ये रूल यूज होती हैं, जो मैं अभी आपको रूल बता रहा हूँ वो आपको कैलकुलेशन में यूज होंगी, फाइनल आंसर में यूज होगा। कई बार आप ये देखेंगे जो आपका फाइनल आंसर आया और जो बुक में फाइनल आंसर है, वो दोनों आंसर आपको एक जैसे दिखाई तो दे रहे होंगे बट एग्जैक्टली सेम नहीं दिखेंगे। पता नहीं सर क्या बोले क्या बके, मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है, लेट दैट नंबर इज 5.2, ठीक है, और दूसरा कोई नंबर है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई नंबर है 12.24, ऐसा मान लीजिए, और इन दोनों नंबर को हमें ऐड करना है। समझना, इन दोनों नंबर को वी हैव टू ऐड। अब जब आप इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट क्या आएगा, 4471। पता नहीं सर क्या बोल रहे हो। यस सर, यही आएगा। क्लियर, यही आएगा, कोई इशू नहीं है, और बिल्कुल सही है ये आंसर। हाँ, इस आंसर में कोई कमी नहीं है, दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट जब यही आंसर बुक में अगर मैच करेंगे आप, तो आपको ये आंसर बुक के अंदर दिखाई देगा 17.2। आपका आंसर आ रहा होगा 0.44, बेटा बुक के अंदर देखेंगे तो यार होगा 17.4। अब यहाँ पर आपके मन में दुविधा आ सकती है, यू कैन बी कंफ्यूज्ड कि मेरा जो आंसर आया है 17.44, इज इट करेक्ट और नॉट, बिकॉज बुक में जो आंसर है दैट इज ओनली अप टू 1 डेसिमल प्लेस, और आपका जो आंसर आ रहा है इट इज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 बार 4 है आपका आंसर में, और बुक में जो आंसर है दैट इज हैविंग ओनली 1 4 आफ्टर द डेसिमल प्लेस। तो ऐसा क्यों है सर? तो इसके कुछ रूल्स हैं सर। जब भी हम चीजों को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो इट इज डन ऑन सम रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ये रूल ये कहता है कि जो आपका फाइनल आंसर है, उस फाइनल आंसर में डेसिमल प्लेसेस में जो डिजिट्स हैं वो उतने ही होने चाहिए जितना लोएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है जिस नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं। पता नहीं सर क्या बोले, अभी मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा। अभी यहाँ पर देखिए, ये दो आप
नंबर्स ऐड करने। अगर आप ऊपर वाले नंबर को देखें तो इट हैज ओनली 1 डेसिमल प्लेस। एम आई राइट देवांश भाई, देवांश सिंह बोहरा? यस सर। यस सर। ठीक है, इट हैज गॉट ओनली 1 डेसिमल प्लेसेस। यस सर। दूसरे वाले नंबर को आप देखें तो इट हैज गॉट 2 डेसिमल प्लेस। तो आपका जो आंसर होगा, दिस आंसर शुड आल्सो हैव only 1 decimal place, which is the minimum number of decimal places in the addition या in the two numbers which you are adding। आपको बात समझ में आई? चाहे आप एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, रिजल्ट का जो डेसिमल प्लेस के बाद जो डिजिट्स होंगी वो मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी जो आपके वैल्यूज को ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में दिख रही है। Is it clear? Please tell me yes or no. I'll write the rule completely. But Yes, did sir. you understand what did I say till now? यस ठीक है, तो सर। ये रूल क्या कहता है, लिख लो। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए रूल सेम है। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या और क्या कह लूं, एंड कह लेता हूं। ठीक है आशीष, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन मान लो, सब्ट्रैक्शन, द फाइनल रिजल्ट should have same number of सर आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, दिस इज वन ऑफ द रूल विच इज यूज्ड इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और ये रूल क्या कहता है कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इसमें ये रूल ये कहता है कि द फाइनल रिजल्ट शुड हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब ओरिजिनल नंबर में जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है उसी के बराबर ये आंसर होगा। दैट विल आल्सो हैव द मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जो आपके ओरिजिनल नंबर्स में है वही आपके फाइनल रिजल्ट में भी होना चाहिए। हो गया? यस सर। अब देखिए, इसी इसी सिग्निफिकेंट फिगर को लिखने का रूल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल सेम है, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी रूल सेम है। अब इन मतलब, लेकिन जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है वही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल नहीं है, बस एक स्लाइड डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फर्स्ट आई राइट द रूल, देन आई विल टेक अप सम एग्जांपल to make you understand about these two rules. In multiplication and division, या और division जो भी कह लें आप, the final result should have same number of not decimal places but significant figures, same number of significant digits as that of the original number with minimum number of
सिग्निफिकेंट डिजिट। अब दोनों में बस फर्क आप देख लो, एक में डेसिमल है और दूसरे में सिग्निफिकेंट डिजिट है। As many significant digits you are having, which is the minimum in the original number, that should be in your answer also. और addition और subtraction में क्या है, addition और subtraction में you should have the minimum number of decimal digits, मतलब digit up to a decimal place. decimal place, decimal के बाद कितने डिजिट आपको रखने हैं, जो मिनिमम नंबर होगा उतने ही रखने हैं। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर को चेक करना है, जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसी के बराबर सिग्निफिकेंट फिगर आपके आंसर में भी होना चाहिए। अब दोनों के एग्जांपल हम करेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लो तो एग्जांपल पे आते हैं। हो गया बच्चों, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो आपको ये रूल्स मैं समझाता हूँ थ्रू एग्जांपल्स। मुझे मालूम है कि आपको बहुत हद तक ये रूल समझ आ गया होगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि कुछ नंबर्स लेते हैं, मान लीजिए कि द नंबर्स आर 7.21, ठीक है। एक नंबर हमने ले लिया 7.21, दूसरा नंबर मान लो कि इट इज 12.414, 7.21, दूसरा नंबर मान लो 12.141, तीसरा नंबर मान लो 0.0028। ये तीन नंबर्स हैं और इनको हमें ऐड करना है विद द appropriate number of significant figures in the result। मतलब obeying the rules of significant figure, आपको इसको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करना है आपको ये तीन नंबर्स, जिसमें आपको किसको मेंटेन करना है, यू हैव टू मेंटेन द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और नंबर्स और डिजिट्स। अब मुझे बता सकते हो कि व्हाट वुड बी द फाइनल आंसर इफ यू ऐड अप थ्री नंबर्स? विल यू ट्राई? यू हैव टू ऐड these three numbers obeying the rules of significant figures। तो आपको बताना what would be the final answer। कर रहे हो सर ट्राई? आराध्या? सर 19.35। सर 19.35। 19.35, वेरी गुड। भाई सबको समझ में आना चाहिए why we are getting 19.35। the reason is very obvious। यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 + 1 is 3, 1 4 5, yes 2 और 3, 2 और 1 will be 3, 7 2 9 and this is 1। अब देखो, अब हमसे बोला क्या गया, इन द केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन the final result should be reported to have the same number of decimal digits, मतलब digits after the decimal, as that of the original number having the minimum number of decimal digits। अगर आप देखें इन तीनों नंबर्स में से, तीनों नंबर में देखिए तो डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किसमें? डिजिट। आई एम नॉट सेइंग सिग्निफिकेंट फिगर, आई एम सेइंग डिजिट। डिजिट कैन बी सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट, डजंट मैटर, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 है और यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 ही है। तो इसका मतलब मिनिमम हम इसको मानेंगे तो आंसर विल बी राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल डिजिट्स, और 2 डेसिमल डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये जो नंबर है विच इज टू बी ड्रॉप्ड हियर विल बी 3 विच इज लेस देन 5। तो इसको आप ऐसे ही ड्रॉप कर सकते हो विदाउट चेंजिंग एनी अदर डिजिट। तो दिस विल बी इक्वल टू 19.35 विल बी योर आंसर। बट इसमें मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताइए, आप तीनों नंबर में मुझे काउंट करके बताइए कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फर्स्ट नंबर। कैन एनीबॉडी टेल मी? पहला वाला जो नंबर लिखा हुआ है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सर 3। 3। दूसरे वाले में? So 5. वेरी गुड। तीसरे वाले में? 4. इज इट 4 और 2? सर 2। डेसिमल के बाद वाला 0, अगर कोई नंबर छोटा हो, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, मैं बता देता हूँ, फिर से याद दिला देता हूँ। If a number is less than 1, then the zeros after the decimal and before a non-zero digit will not be considered as significant। ये रूल लिखवाया गया significant figures में। इसका मतलब ये जो zeros है ना, ये तीनों zeros is not counted as significant figure in this case,
तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, सिर्फ 2? नहीं आई बात समझ में? सर आ गई। अगर ये आंसर मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में बोलता तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, थर्ड वाले नंबर का। ठीक है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर थर्ड वाले नंबर का है, तो आंसर हमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। बट यहां पर हमसे क्या बोला गया है इस रूल में कि डेसिमल को चेक करो, डेसिमल डिजिट्स को। तो मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल कंसीडर करना है, सिग्निफिकेंट फिगर से हमें कोई मतलब नहीं है। बट डेसिमल के बाद इसमें 4 डिजिट जरूर है, बट सिग्निफिकेंट उसमें से कौन है, तो सिग्निफिकेंट सिर्फ 2 है। यार तुम्हें नहीं आ रहा, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, भाई sir. देखो, डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स ये दोनों सेम हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। डेसिमल के बाद वाले सारे डिजिट सिग्निफिकेंट हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे थर्ड केस में वी आर ओनली हैविंग 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, दैट इज 2 and 8। ठीक है, जबकि डिजिट कितने हैं डेसिमल के बाद, 4, 2 बार 0 और 2 and 8। बट सिग्निफिकेंट कितने, सिर्फ 2, 2 and 8। ये फर्क है। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम नहीं होते सर, इसीलिए दोनों रूल अलग अलग है। एडिशन का अलग है और मल्टीप्लिकेशन का केस अलग है। जैसे इसी में अब एक बार और सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे कि 6.807 और यहाँ आपने लिख दिया 4.27154, ऐसा कुछ लिख दिया आपने, इन दोनों का आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर बताइए क्या होगा, व्हाट वुड बी योर फाइनल आंसर? हरी अप, how will you write the final answer in terms of significant figure? How will you write your final answer in terms of significant figure? Hurry up. Two point 535. Okay, let me check. इसका जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आएगा दैट वुड बी 2.53546 ये आएगा। बट हमें आंसर रखना है अप टू यूजिंग द सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स। तो हमें सिग्निफिकेंट रूल ये कहता है कि भाई अप टू दैट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपको फाइनल आंसर रखना है। जो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है आंसर में, मतलब आपके नंबर्स में, वही आपको फाइनल रिजल्ट में भी रखना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ये है, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आर देयर। तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद देयर शुड ओनली बी 3 डिजिट्स। तो 3 डिजिट्स रखना है, इसका मतलब वी हैव टू ड्रॉप आउट दिस 4 and 6। 4 को ड्रॉप करेंगे तो 6 ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा, और 4 को अगर आप ड्रॉप करेंगे तो 4 इज अ नंबर व्हिच इज लेस देन दैट ऑफ 5। तो इसलिए इसके प्रीसीडिंग डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जो अभी जिस बच्चे ने मुझे आंसर दिया भी और बोला भी। तो 2.35 इज द राइट आंसर, 535 इज द राइट आंसर। ठीक है सर? Yes, Yes, sir. सर मैंने चैट जी, आपकी आवाज बहुत खतरनाक ब्रेक हो रही है बच्चे। चलिए आगे आगे बात कर लें। Yes, sir. यस सर। तो अब आते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट पे। So, जी, एक डाउट था, जब आपने रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखवाया था, उसमें एक रूल था दैट ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो जैसे एक नंबर दे रखा है 161.0, तो उसमें जीरो सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा या फिर बिल्कुल जब हम बिल्कुल, यूनिट लगाएंगे तब माना जाएगा? नहीं नहीं, वो बिल्कुल माना जाएगा। ठीक है, यस सर। अब देखो एक नंबर पे आते हैं। मान लीजिए कि द नंबर इज 7.45। यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ
आशीष जोशी तूने क्या कर लिया? मैंने तो अभी क्वेश्चन ही नहीं लिखा है आशीष। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। 75.5 मान लीजिए, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सर, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 125.2 से, ठीक है 125.2 एंड ओके 19.35 0.51, ये तीन नंबर हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यू हैव टू राइट द फाइनल रिजल्ट, ठीक है, ओबेइंग द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यू हैव टू राइट द फाइनल रिजल्ट। आशीष, ये कौन सा आंसर बता रहे हो तुम? सर पहले के आंसर बताए थे। अच्छा अच्छा, चलो अब आपके पास एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करिए। यस सर। Okay, I've got one answer. So 4820.8. चलो मैं पहले तो इसके मल्टीप्लाई करके अगर आप लिखेंगे तो दिस यू विल गेट इट एज 4820.826. दिस यू विल गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस थ्री नंबर। अगर आप इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, राइट, ये आपको मिलेगा। बट हमें क्या बोला गया है कि यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए भाई, डिफरेंट बच्चों का मेरे पास आंसर आया है। पहले जो बच्चे ने आंसर भेजा था दैट वाज मोर और लेस करेक्ट, ठीक है, उसमें बस एक रेक्टिफिकेशन करना है उस बच्चे के साथ। बट बाकी आप लोगों ने जो आंसर भेजा है, आरुषि एंड आशीष, योर आंसर इज नॉट करेक्ट। क्यों नहीं करेक्ट है? बिकॉज यू डिडंट अंडरस्टैंड द रूल, आई गेस। देखो ये नंबर अगर आपने मल्टीप्लाई करके लिखा है तो ये आएगा 4820.826, राइट। दिस विल बी द फाइनल वैल्यू दैट यू विल गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस थ्री नंबर्स। इज इट करेक्ट? पहले हाँ ना बोलो, यस पहले सर। हाँ ना बोलो, ठीक है। Yes, sir. अब देखिए मेरी बात सुनिए, अब मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है सिग्निफिकेंट फिगर वाला? तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का रूल ये कहता है कि आपको फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं जो आपके फाइनल आंसर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर as the minimum significant digits in the original number. अब मुझे ये बताओ कि तीन नंबर जो आपने मल्टीप्लाई करा है उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट किस में है या मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है? 0.51. First, फर्स्ट Sir, वन या थर्ड वन? 0.51. सर 0.1। 0.51. 0.51 is only having two significant figures. One is 5, another one is 1. इसका मतलब है आपका फाइनल आंसर शुड आल्सो हैव ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर सर। अगर आप यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर देखें ना फाइनल आंसर में, तो 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7, but your answer should contain only two significant figures. Did you understand? Tell me yes or no. यस Yes. सर। ठीक है, तो ये आंसर अगर टू सिग्निफिकेंट फिगर रखना है तो मतलब यहाँ 48 रखना पड़ेगा, बाकी सबको ड्रॉप करिएगा तो 48। बट अगर सोचिए, आप खुद इमेजिन करिए कि भाई इतने नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया 4820.826, हाउ कैन दिस वैल्यू बी सेम एज 48? विल इट बी सेम? थिंक अबाउट इट। नो सर। भाई कहाँ 48 और कहाँ 4820.826, ये तो ह्यूज डिफरेंस हो गया ना। कहाँ आपका नंबर
10,000 प्लेस में आ रहा है और कहाँ आपने उसका फाइनल आंसर सिर्फ 10th प्लेस में लिख दिया, तो ये तो आंसर गलत हो गया ना सर। समझ रहे हैं बेटा, आपको समझ आया छोटी जिसने सबसे पहले आंसर भेजा था? Yes, sir. अकॉर्डिंग टू द रूल आपने बिल्कुल सही करा कि 48, बट सर नंबर विल बिकम एग्जैक्टली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव गॉट एंड व्हाट यू आर राइटिंग। तो इसलिए क्या करते हैं इसमें, इसलिए हम करते ये हैं कि अप टू 2 प्लेसेस, क्योंकि 10,000 प्लेसेस तक है ये, 10,000 प्लेस है ना ये, या तुम्हें नहीं आया? So ये yes, यूनिट sir. नंबर है, ये 10,000 वाला नंबर है, तो ऑफ कोर्स नहीं, ये 4,820 मतलब 1000 वाला नंबर है ना ये, Yes, sir. तो फाइनल आंसर भी 1000 प्लेस तक तो रखो ना। तो जहां पर कोई नंबर नहीं है वहां पर क्या रख दिया हमने, डबल जीरो लिख दिया। देखो अब ये देखो 4820 और 4800 मेक सेंस और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. और आपने ये रूल पढ़ा Yes, हुआ है sir. सिग्निफिकेंट फिगर का कि अगर आप किसी नॉन जीरो नंबर के बाद जितने भी जीरो लगा देंगे दैट विल नॉट बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट डिजिट। तो अगर आपका यही आंसर ऐसे आ रहा होता, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर यही आंसर आता 48,220 पॉइंट समथिंग 86 और इसको 2 डिजिट तक रखना होता, तो 48 के बाद 3 जीरो लगा देते। ठीक है, मतलब Yes. नंबर Yes, sir. जस्टिफाई भी तो होना चाहिए ना भाई, कि ऐसा थोड़ी है कि आपका जो फाइनल आंसर है वो 1000 प्लेस तक को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपने उसको 10th प्लेस तक कर दिया, तो फिर तो एकदम पूरी कैलकुलेशन ही उलट पुलट हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा बस इस बात का ख्याल रखिएगा। समझ आ गया होगा सबको? ऐसा ही एक बार और काम कर लेते हैं, चलो लेट्स प्ले Yes, sir. वन मोर टाइम। ठीक है, एक बार और कुछ कुछ कर लेते हैं ऐसा कुछ कुछ। ठीक है, तो एक बार और थोड़ा सा अच्छा ही कर लेते हैं डायरेक्ट, कि ज्यादा टाइम पास हमें ना करना पड़े। तो वन द नंबर टू बी solved is 2.13 multiplied by 24.78 and this you have to divide it by 458.2। ठीक है, इस वैल्यू को आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के टर्म्स में आपको ये लिखना है, करिए। Very good, Ayushi. Yes, your answer is absolutely correct. Very good, Devansh. चलिए सर, those who are still trying to solve,
चलिए मैं जल्दी से बता देता हूँ। ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 52 ये वाला जो नंबर है आपका 2.13 मल्टीप्लाइड बाय 24.78, ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये रिजल्ट आएगा आपका 52.7814, ये आएगा। बट आपको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपका जो फाइनल आंसर है दैट शुड बी ओनली अप टू दैट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जो मिनिमम वैल्यू है। जो नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जितने हैं उतना ही फाइनल आंसर में भी होना चाहिए। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, तो आपके फाइनल आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी 3। तो इसका मतलब है योर आंसर शुड बी इक्वल टू 52.7। ठीक है, तो आप फाइनली क्या करेंगे, 52.7 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप, 458.2, ये करेंगे आप। तो 52.7 52.7 को आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, 458.2 से। तो ये जो आपका फाइनल आंसर आएगा ये बहुत ज्यादा लंबा सा आएगा, 0.115015 इस तरह से कुछ आएगा। अब हमें मालूम है कि इस ये आंसर भी अप टू द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। एंड व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हियर, तो दैट इज इक्वल टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट वी हैव। तो यहाँ पर 0 तो काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर में, सो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 0 के बाद ये 1, ये 2, ये 3, इसके बाद को हटा देना है, आपको राउंड ऑफ कर देना है। तो इसके बाद अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो जो नंबर विच इज टू बी ड्रॉप्ड इज 0 विच इज लेस देन 5 ऑफ कोर्स, तो 0.115, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है सर? यस सर। अच्छा, So now you know the rules, how to round off or how to follow the significant figure rules of significant figures। ये कैसे करना होता है ये अब आपको पता है, ये आपको करना आता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम डाल दीजिए एरर्स इन अ मेजरमेंट। एरर्स इन अ मेजरमेंट, टॉपिक का नाम डालिए एरर्स इन अ मेजरमेंट। ठीक है सर? चलिए अब इस पे बात करते हैं, एरर्स इन मेजरमेंट। अब हमें बहुत सारी चीजें पता है, राउंड ऑफ करना पता है, सिग्निफिकेंट फिगर पता है, उससे पहले मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला सिखा दिया है, उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में भी हमने डिस्कशन कर लिया है। तो नाउ वी आर गोइंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस फर्स्ट यूनिट, और ये टॉपिक क्या है, एरर्स है। तो एरर पहले हम समझेंगे एरर होता क्या है, फिर उसके बाद हम ये समझेंगे कि कितने टाइप के एरर्स होते हैं, फिर एरर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, फिर एरर को फाइंड करने का रूल क्या है, एडिशन में एरर कैसे फाइंड करेंगे, सब्ट्रैक्शन में कैसे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, इस सब में कैसे एरर को फाइंड करेंगे, तो उसके रूल्स भी हैं। तो वन बाय वन हम सारी चीजों को पढ़ेंगे, बट एरर इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस फर्स्ट यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहली बात समझिए, सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज मेंट बाय एरर। तब इस बात को समझिए एरर का बेसिक मतलब क्या है सर। देखो एरर एक अलग बात है, ठीक है, और बिल्कुल किसी चीज का एकदम रॉन्ग हो जाना एक अलग चीज है। एरर आपको कुछ कुछ नोशन होगा कि एरर बेसिकली क्या चीज है। एरर क्या बेसिकली एरर क्या है नहीं है, इस बारे में हमें कुछ समझना है पहले। Yes, we'll do accuracy and precision also. Don't worry. We'll also do the accuracy and precision. So you don't worry about that. Okay, nothing will be left. ठीक है बेटा? Okay, तो what we are going to discuss is the error. अब देखो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी एरर, कोई भी अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो you do with the help of some measuring instrument, ठीक है, with some scale. जैसे फॉर एग्जांपल आप मास मेजर करेंगे या वेट मेजर करेंगे तो यू विल बी डूइंग दैट विद द हेल्प ऑफ कॉमन बैलेंस और वेइंग मशीन, व्हाटएवर यू हैव। दूसरा, अगर आप मान लीजिए टाइम पीरियड मेजर करेंगे तो यू विल डू दैट विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अगर आप किसी सर्किट में करंट मेजर करेंगे तो यू विल डू दैट विद द हेल्प ऑफ एमीटर।
ठीक है, इसी तरह से कोई भी मेजरमेंट आप करते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं आप, तो दैट यू डू विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट, सम पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर आप यूज करेंगे, साउंड की स्पीड मेजर करनी है तो आप कुछ और इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जिसको आप रेजोनेंस ट्यूब कहते हैं। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप पढ़ेंगे 11 से लेकर 12 तक के फिजिक्स में, और बाकी उसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आप नहीं पढ़ेंगे अभी। तो जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट करते हैं, बट मेजरमेंट करते समय देयर इज सम अनसर्टेनिटी दैट गेट्स इन्वॉल्वड इन दैट मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी which we are not sure of। ठीक है, किसी भी रीजन से कुछ ना कुछ अनसर्टेन वैल्यूज उसमें आ जाती हैं जो एग्जैक्टली जिसके कारण आपने जो मेजरमेंट किया वो मेजर्ड वैल्यू आपकी एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं है। मतलब क्या हुआ सर? मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि ऐसा था कि हमने एक मीटर स्केल बनाया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक हमने मीटर स्केल बनाया किसी मेटल का, मतलब आयरन का एक मीटर स्केल, मतलब एक स्केल बनाया 1 मीटर का, और वो किस टेम्परेचर पे हमने बनाया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब आपको एक चीज मालूम है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो लेंथ में एक्सपेंशन आता है, क्या ये सबको मालूम है कि द लेंथ गेट्स एक्सपेंडेड व्हेनेवर द Yes, sir. टेम्परेचर इज रेज्ड? Yes. क्लियर? अब मान लो कि टेम्परेचर अचानक हो गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब यू आर डूइंग योर एक्सपेरिमेंट इन एन एनवायरनमेंट where the temperature is 60 degree centigrade. Now what will happen? कि वो जो 1 मीटर का स्केल है, आप कह सकते हो क्या कि वो अभी भी 1 मीटर है या उसकी लेंथ में कुछ एक्सपेंशन आ गया, इट इज मोर देन 1? सर इमेजिन करो, आपने 1 मीटर का स्केल बनाया, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो इसका मतलब है वो जो 1 मीटर आपने मेजर किया वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया था ना। अब अगर मान लो कि कहीं पर टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो उस मीटर स्केल की जो लेंथ है उसमें एक्सपेंशन आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. आएगा। Yes, आएगा। sir. मतलब it will no longer be 1 meter, it will be more than 1 meter, it can be more than 1 meter by 1 centimeter or 2 centimeter, but it will not be exactly equal to 100 centimeter, it will be somewhat more than that of 100 centimeter। क्लियर? अब अगर इस मीटर स्केल से हम किसी भी लेंथ को मेजर करेंगे तो वो लेंथ 1 मीटर के बजाय वो 1 मीटर से ज्यादा होगी, बट हम ये अज्यूम कर रहे होंगे कि वो 1 मीटर है। पता नहीं सर क्या बोले, मतलब आपका स्केल मान लीजिए कि वो अब एक्सपैंड हो गया बाई 2 सेंटीमीटर, तो आपका जो मीटर स्केल जो पहले 100 सेंटीमीटर के लेंथ को एक्यूरेटली मेजर करता, वो अब 102 सेंटीमीटर को मेजर करेगा एज इक्वल टू 1 मीटर। टेल मी यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये सर एरर हो गया या नहीं हो गया? ये एरर हो गया ना। Yes, ये sir. हमने गलती नहीं की है, ये हमने सारा काम बिल्कुल सही किया, हमने लेंथ वेंथ सब कुछ बिल्कुल सही मेजर किया, बट because this scale is no longer the same due to some change in the environment, so that is why there would be an error कि जो actual length है उससे डिफरेंट हमें ये स्केल मेजरमेंट शो कर रहा होगा। तो दिस इज एरर, दिस इज अनसर्टेनिटी, राइट? दिस अनसर्टेनिटी कैन बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया। दूसरा एग्जांपल, मान लो कि हम पूरे दिन, जब ये स्कूल हुआ करता था, जब स्कूल चलता था इन द 2019 BC, 2019 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट नहीं, बिफोर कोरोना। तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप पूरे दिन क्लास कर रहे थे, आप थक गए हैं, और लास्ट जो लेक्चर है वो आपका वो लैब का वो पीरियड है, आपका लास्ट वाला पीरियड लैब का है, और वो भी फिजिक्स लैब। आप थके हुए हैं, आपका मन नहीं हो रहा प्रैक्टिकल करने का, तो आपने कोई चीज मेजर किया, आप बिल्कुल उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, दूर बैठ के आप उसके रीडिंग को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां पर 6 लिखा हुआ और आप उसको 9 पढ़ लें। पॉसिबल है या नहीं? ह्यूमन एरर जिसको कहते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पॉसिबल है। तो इस कारण से भी क्या होगा, आपने कुछ गलती नहीं की, बट आपने कुछ गलत पढ़ लिया, तो जिसके कारण आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगी, जिसको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं, वो आपको पता नहीं चलेगा। इसका मतलब एक एरर अकर होगा। ठीक है, तो ऐसे देयर आर डिफरेंट रीजंस। ऐसा भी हो सकता है, जैसे अब मुझे नहीं पता कि आपके स्कूल्स के लैब के अंदर, जो अभी तक आपने इंस्ट्रूमेंट देखा नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि आपके लैब के अंदर
जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जनरली वो हर साल चेंज नहीं होते, एवरी ईयर दे डोंट चेंज दैट। इनफैक्ट मैं आपसे कहूँ तो हम हमारे स्कूल में वो जो लैब के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स थे वो वही थे जो 20 साल पहले रहे होंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब इंस्ट्रूमेंट पुराना होता है तो उसमें गड़बड़ी भी आ जाती है, समझ रहे हैं आप? इट डजंट Yes, वर्क sir. Yes, प्रॉपर्ली, sir. है ना? तो क्या होता है कि जब आप वो वर्क प्रॉपर वे में नहीं करेगा तो हो सकता है कि वो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट उसको कह सकते हैं आप, तो वो कुछ अलग गलत सी रीडिंग भी दे दे, और हमें क्या पता भाई कि इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहा है, बट एक्चुअली में वो सही काम नहीं कर रहा है, तो उसके फॉल्टी रीडिंग को ही हम एक्यूरेट रीडिंग मान लेंगे, बट दैट एक्यूरेट रीडिंग विल नॉट बी सेम एज दैट ऑफ द ट्रू वैल्यू, तो फिर से एरर आ जाएगा। तो देयर कैन बी सेवरल रीजंस ड्यू टू व्हिच यू कैन गेट अनसर्टेनिटी इन योर मेजरमेंट। वो कई सारे कारणों से हो सकती है, आई विल कम टू दैट अगेन। तो ये जो अनसर्टेनिटी आपके मेजरमेंट में आती है, दिस अनसर्टेनिटी इज बेसिकली द एरर दैट अकर्स। इसी अनसर्टेनिटी का नाम एरर है, ठीक है? जो आप गलत कैलकुलेशन या गलत फॉर्मूला लगा के नहीं ला रहे, वो आपके कई सारे दूसरे रीजन से आ रही है, ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, ड्यू टू द ह्यूमन एरर। आप ये कह सकते हो कि आप खुद अपने आप में कॉज बन जाओ उस एरर का, तो कुछ भी हो सकता है, कई सारे कॉजेस हो सकते हैं, ठीक है? तो इसके कारण आपकी जो रीडिंग है या आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है दैट विल नॉट बी सेम एज दैट ऑफ द ट्रू वैल्यू। तो इसी को अपन क्या नाम देते हैं? इसी डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एरर, तो एरर के लिए बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एरर इज व्हाट, एरर का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? तो एरर इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी माइनस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब जो आपने वैल्यू मेजर किया उस क्वांटिटी के लिए और जो आपका ट्रू वैल्यू था उस क्वांटिटी का, उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी कंसीडर्ड एज एरर। और दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं बना इंसान जिससे एरर नहीं हो, ठीक है? एरर की संभावना, एरर की पॉसिबिलिटी, एरर की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है, हर मेजरमेंट में रहती है। इसलिए जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो लैब के अंदर, अगर आप कभी लैब में गए हो तो जब भी आप कोई मेजरमेंट करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो योर टीचर विल एडवाइज टू टेक द रीडिंग नॉट ओनली फॉर वंस, दे विल एडवाइज यू टू टेक द रीडिंग मोर देन वन। Yes, sir. मतलब मोर देन वन टाइम। Yes, sir. ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आप एक ही बार रीडिंग ले रहे हो तो 100% या मोर देन 100% पॉसिबिलिटी है कि वो जो रीडिंग है उसमें एरर है। आप हर बार रीडिंग लेके देखिए, हर बार की रीडिंग आपकी थोड़ी अलग अलग होती रहेगी। हो सकता है 2 बार की रीडिंग सेम आ जाए, थर्ड टाइम योर रीडिंग मे बी डिफरेंट, फोर्थ टाइम योर रीडिंग विल अगेन बी डिफरेंट। तो इसीलिए आपसे बोला जाता है कि बहुत बार आप रीडिंग कंसीडर लें एक ही एक्सपेरिमेंट की, एंड देन यू टेक द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल दैट, और वो जो एवरेज आएगा उसको आप एक्चुअल वैल्यू अज्यूम कर लेंगे या ट्रू वैल्यू आप उसको अज्यूम कर लेंगे। तो यही एक्सपेरिमेंट, कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो कई बार उसकी रीडिंग ली जाती है, ठीक है? ताकि उसमें हम एरर को मिनिमाइज कर सकें, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो एरर का क्या मतलब होता है? ट्रू वैल्यू माइनस ऑफ मेजर्ड वैल्यू। अब 2 बातें हो सकती हैं सर। आपका ट्रू वैल्यू जो है टीवी, that can either be greater than mv, that is true value can be greater than that of measured value। अगर ट्रू वैल्यू ग्रेटर है मेजर्ड वैल्यू से, तो उस केस में आप कहेंगे कि एरर आपका पॉजिटिव है, ठीक है? ऑन द अदर हैंड, इफ ट्रू वैल्यू इज लेस देन दैट ऑफ मेजर्ड वैल्यू, तो उस केस में आप 100% ये कहेंगे कि आपका जो एरर है दैट एरर इज नेगेटिव। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के केस में, अब देखो, एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और एरर नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन whether the true value is less than that of the measured value or true value is greater than that of the measured value। on the basis of that आपका एरर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो इसीलिए जब भी हम किसी क्वांटिटी में एरर लिखते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस दोनों लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर आप देखें लेंथ लिखा हुआ है 10 प्लस माइनस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, तो ये प्लस माइनस इसके एरर वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है और 10 इसका वो पार्ट है विच इज एक्यूरेट। मतलब हमने मेजरमेंट किया 10 जिसमें एरर कितना है? प्लस माइनस ऑफ 0.1। नहीं, ये बात समझ, हमने एक लेंथ मेजर किया 10 सेंटीमीटर का और उसमें एरर क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो आंसर है वो किस 2 नंबर के बीच में लाई करेगा? 10 प्लस 0.1 एंड 10 माइनस 0.1 के बीच में आपका जो ट्रू वैल्यू है वो लाई करेगा। यही मतलब हुआ ना इसका? Yes, sir. नहीं, ये बात समझ। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने कोई नंबर मेजर किया 5 और 5 में प्लस माइनस 1 का एरर है,
तो या तो आपका जो ट्रू वैल्यू है दैट कैन बी 5 माइनस ऑफ 1 और इट कैन बी 5 प्लस ऑफ 1। इसका मतलब योर करेक्ट आंसर विल राइज बिटवीन 4 and 6, ये तो मतलब होगा। तो दिस इज हाउ वी राइट द, ठीक है, दिस इज हाउ वी मेंशन द एरर इन अ मेजरमेंट। तो एरर की डेफिनेशन बस यही है कि बेटा द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज बेसिकली कॉल्ड एज एरर। ये नोट करिए, तो आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों? सर डन। Yes. देखिए, इसमें एरर में बेसिकली बड़े सारे टाइप्स हैं, बट इसको दो मेजर पार्ट में हम, ऑल्दो आपको कोई शायद डेफिनेशन ना पूछे, बट फिर भी जस्ट टू अंडरस्टैंड, दो मेजर क्लासिफिकेशन हम इसका करते हैं एरर का। एक को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। एरर को बेसिकली हम दो मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, या इसको कांस्टेंट एरर भी कह सकते हो, सिस्टमैटिक एरर। और दूसरे को हम कहते हैं रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर, दो पार्ट में हम इस एरर को डिवाइड करते हैं। जैसे बेसिकली सिस्टमैटिक एरर का क्या मतलब है? देखो, सिस्टमैटिक एरर का मतलब है कि ऐसा एरर जो बार बार रेगुलर इंटरवल पे वही, मतलब वही एरर आपको मिल रहा हो, रेगुलर इंटरवल पे आपको वही एरर मिल रहा हो, मतलब वो एरर हमेशा सेम। ठीक है, दैट इज द सिस्टमैटिक एरर। द एरर व्हिच टेंड्स टू अकर इन वन डायरेक्शन, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आर कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर। क्या मतलब सर, क्या बके, कुछ भी नहीं समझ आया? फिर से सुनो। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि एक वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन पे हम कुछ भी नहीं रखते हैं तो भी वो 100 ग्राम मेजरमेंट दिखाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? कहानी समझ रहे हो मेरी? आयुषी, यस सर। आराध्या, मैंने आपसे ये बोला कि एक वेइंग मशीन है और वेइंग मशीन पे बिना किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करे हुए भी वेइंग मशीन जो रीडिंग शो कर रहा है वो 100 ग्राम है। इसका मतलब अगर वेइंग मशीन पे हमने किसी चीज को मेजर किया, उसका वेट मेजर किया और वो 1 किलोग्राम आया, तो उस ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है या 1 से कम है? सर 1 से कम। भाई मतलब 900 ग्राम होगा। देखो, वेइंग मशीन पे कुछ भी नहीं रखा हुआ तो 100 ग्राम है, और अगर वो किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर रहा है 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम अगर वो मेजर कर रहा है, तो 1 ग्राम तो वो ऐसे ही फजूल में मेजर कर रहा है ना। मतलब 100 ग्राम तो वो ऐसे ही फजूल में मेजर कर रहा है, कुछ भी नहीं रखा था तब भी वो 100 ग्राम शो कर रहा था। इसका मतलब एक्चुअली उसने कितना मेजर किया? 900 ग्राम। अब अगर मान लो कि उस वेइंग मशीन से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करूं, तो हमेशा मुझे एक बात पता है कि हमेशा उसमें कितना कम मेजर करेगा वो? 100 ग्राम कम मेजर करेगा। ये तो मतलब हुआ? यस नहीं सर। यार। भाई अगर मान लो कि आपने 2 किलोग्राम का मेजरमेंट देखा उस पर, तो आपका 2 किलोग्राम मेजर हुआ है या 100 ग्राम कम मेजर हुआ है? 2 किलोग्राम से 100 ग्राम कम है या पूरा 2 किलोग्राम? 100 grams. सर 100 ग्राम Obviously, कम है। मतलब जितना, नहीं, 100 ग्राम ही का डिफरेंस वो हमेशा दिखाएगा, चाहे आप उस पर 10 किलो भी मेजर करो तो 10 माइनस ऑफ 100, मतलब जब कुछ भी उस पर नहीं रखा है तब वो 100 ग्राम शो कर रहा है ना। तो आप उस पर 1 किलोग्राम मेजर कर रहे हो, उसका मतलब 1 माइनस 100 कर लो। ठीक है, 10 किलोग्राम यस मेजर कर सर। रहे हो तो 10 माइनस ऑफ 100 ग्राम कर लो। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये पता है कि वो जो आपकी वेइंग मशीन है उसका एरर कितना है, तो वो फिक्स्ड है और वो कितना एरर है? 100 ग्राम है। तो ऐसा एरर, अब चाहे किसी भी चीज का मास मेजर करें, आप जितना भी मास मेजर करें, ये जो एरर की वैल्यू है वो फिक्स है या नहीं? यस सर। Yes. तो इस तरह के एरर को हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। मतलब हमें पता है या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि वो कुछ नहीं भी रखने पे 100 ग्राम शो करता था, तो इसका मतलब है जितना आपने मेजर किया उसमें से 100 हमेशा सब्ट्रैक्ट करोगे आप। क्लियर? बट अगर आप इमेजिन करो कि अगर हम 1 किलो रखते हैं और वो सिर्फ 900 मेजर करता है, नहीं यार ये बात समझ। यस सर। 1 किलो, पहले केस में मैं कह रहा था 1 किलो वो ज्यादा मेजर कर देता है। अब दूसरे केस में ऐसा मान लो कि ऐसा वेइंग मशीन है जो 100 ग्राम हमेशा कम मेजर करता है, 100 ग्राम हमेशा
कम मेजर करता है। तो अगर वो मेरी वेइंग मशीन 900 ग्राम मेजर करेगा तो वो 900 ग्राम होगा या 1000 ग्राम होगा? सर 1000 होगा। 1000 ग्राम। मतलब इस केस में आप ऐड करेंगे, और जब बिना कुछ रखे वो मेजर कर रहा था तो उस केस में सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो एरर है जो मुझे पता है कि इतना ही आना है हर बार, ठीक है? या तो यस वो सर। ऐड हो रहा होगा या वो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो ऐसा एरर इज बेसिकली कॉल्ड अ सिस्टमैटिक एरर। द एरर which tends to occur in one direction, either positive or negative, is known as systematic error. इसी को हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। आई होप आपको सिस्टमैटिक एरर समझ में आ गया होगा। यस सर। मतलब या तो आपको पता है कि भाई या तो वो ऐड होना है वो उतना वैल्यू, या तो वो सब्ट्रैक्ट होना है, ठीक है? और हमेशा वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, हमेशा वो वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है? मतलब अगर 100 ग्राम का डिफरेंस है तो वो हमेशा 100 ग्राम होगा, 50 ग्राम का डिफरेंस है वो तो वो हमेशा 50 ग्राम्स होगा, तो दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो ऐसे को हम सिंपली क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एरर। अब दूसरा एरर आता है सर रैंडम एरर। आपको ये वर्ड से समझ में आ रहा होगा, रैंडम। कुछ आइडिया लगा किसी को? रैंडम एरर अगर मैं कह रहा हूँ, कुछ आइडिया बना किसी का? रैंडम एरर का मतलब समझ में आया कि सिस्टमैटिक का एक तरह से उल्टा समझ लो। सिस्टमैटिक में हमें पता है कि कितना एरर आना है हर बारी, वो एरर की वैल्यू फिक्स्ड है। रैंडम एरर में ये फिक्स्ड नहीं है, मतलब ये जो एरर है वो इर्रेगुलरली आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने पहली बार मास मेजर किया मान लो, तो उसमें 100 ग्राम का डिफरेंस शो कर रहा है। दूसरी बार उसी इंस्ट्रूमेंट को यूज किया, ठीक है, दूसरी बार हमने वही एरर में मतलब मास मेजर किया, उस बारी 200 ग्राम का डिफरेंस आ गया, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है ना, अलग अलग बार अलग अलग अमाउंट से एरर दिख जाए, ठीक है? यस उसके सर। रीजन कुछ भी हो सकते हैं जो हमें पता नहीं, ठीक है? बट वो एरर हर बार अलग अलग आए, तो ऐसा इर्रेगुलर वैल्यूज ऑफ एरर, तो ऐसे एरर को अपन क्या नाम देते हैं? ऐसे एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। तो रैंडम एरर को आप ये कह सकते हो कि द एरर्स विच अकर irregularly and at random in magnitude and direction. मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता कि हर बार वो कितना आएगा, और डायरेक्शन का दूसरा मतलब, यहाँ पर डायरेक्शन का बेसिक एरर के डायरेक्शन का ऐसा कोई मतलब नहीं है, तो ये मतलब फिर क्या है, डायरेक्शन क्यों कह रहे हो? डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये हमें नहीं पता कि इतना ज्यादा या इतना कम, एरर पॉजिटिव या एरर नेगेटिव, ठीक है, वो भी हमें नहीं पता हो। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज रैंडम एरर। इसी को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। वैसे इसके अलावा और भी बहुत सारे एरर्स हैं जो आपको मैंने एग्जांपल्स में भी बता दिया था, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट का एरर होगा, ठीक है, वो दूसरा, तीसरा पर्सनल एरर, मतलब खुद से आप बैठे थक गए, आप नहीं देख पाए ठीक से, या आपने कुछ देखा मगर ठीक से रीडिंग नहीं ले पाए, तो वो पर्सनल एरर। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मतलब आपको पता नहीं हो कि भाई एक्सपेरिमेंट करना कैसे है, उसमें आपको जहां पर जो चीज कनेक्ट करनी थी वो आपने नहीं कनेक्ट किया, कुछ और कनेक्ट कर दिया, तो भी एरर आ सकता है, ठीक है? लीस्ट काउंट एरर, जो लीस्ट काउंट हम आगे पढ़ेंगे, जो स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर में होता है, ठीक है? लेकिन ये दो मैंने स्पेशली इसलिए बताएं क्योंकि दो की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टू अंडरस्टैंड रैंडम एंड सिस्टमैटिक। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? यस यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एरर का कुछ बेसिक सा फील आ गया कि एरर बेसिकली होता क्या है। तो एरर बेसिकली होता है कि आपके जो कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं,
एंड आफ्टर डूइंग दैट एक्सपेरिमेंट आपके जो ट्रू वैल्यू है और वो जो मेजर्ड वैल्यू वो सेम अगर नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि देयर इज सम एरर इन योर मेजरमेंट, और वो एरर कई सारे कारणों से हो सकता है, ठीक है, जिसमें से मैंने सिर्फ दो स्पेशली एरर को आपको डिफाइन किया है। एक का नाम है सिस्टमेटिक एरर और दूसरे का नाम है रैंडम एरर, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है सर। तो इससे आगे की डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और थोड़ी देर पहले मैं आपको क्लास ओवर कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ जरूरी sir. बात है, तो रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज ऑफ एरर वगैरह समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सर। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम, Thank you, बाय, sir. टेक केयर। Thank you, sir.